और अब बात करते हैं बीजेपी की, जिसने अपने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। माना यह जा रहा है कि ये बदलाव विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किए गए। चार राज्य राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली और बिहार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान सीपी जोशी को सौंपी है। ओडिशा में मनमोहन सामल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा तो बिहार में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी को करीब 2.5 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष मिला है। पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को स्थायी अध्यक्ष बनाया है। नगर निगम चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वीरेंद्र सचदेवा 1988 से राजनीति में एक्टिव है। साल 2007 में उन्हें चांदनी चौक का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद साल 2014 में वे मयूर विहार जिले के अध्यक्ष चुने गए। साल 2009 में प्रदेश में मंत्री रहे और 2017 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 2022 को उन्हें दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी होंगे, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। अब अगर बात ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल की बात करें तो उन्हें समीर मोहंती की जगह पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। समल को उनकी संगठनात्मक ताकत और अनुभव के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। जिन जिन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं उनमें से राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में 2023 में ही विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि ओडिशा में 2024 में तो दिल्ली और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। तो राजस्थान के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा है। चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान देने के पीछे के आखिर मकसद क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। तांता लग रहा है लगातार बधाइयों का, और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि साथ में सीपी जोशी भी सीपी जोशी जी का यहाँ पर जो राजस्थान से कार्यकर्ता आए हुए हैं वो बधाई दे रहे हैं। पीपी चौधरी साहब उनके साथ यहाँ पर बधाई देने पहुंचे हैं। राजस्थान बीजेपी को सीपी जोशी के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जो चित्तौड़गढ़ से सांसद है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव करके चौंका दिया है। सीपी जोशी को सतीश पूनिया की जगह प्रदेश की कमान सौंपी गई है। सतीश पूनिया 15 सितंबर 2019 से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, लेकिन अब सीपी जोशी को ये पद सौंपा गया है। इस बदलाव के पीछे बीजेपी का ब्राह्मण फॉर्मूला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, जिसमें सीपी जोशी ने भी हिस्सा लिया था और सनातन की रक्षा के साथ समाज के हित में काम करने और समाज के नेताओं की बेवजह आलोचना न करने की सीख दी थी। इसी के बाद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की है। माना जाता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोटर ब्राह्मण ही रहा है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। अगर राजस्थान के इतिहास की बात करें तो 22 साल से ज्यादा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ग से रहे हैं। सीपी जोशी के सहारे बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की भी कोशिश की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में सीपी जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खास वोटर। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने अब कई चुनौतियां हैं। पार्टी को एकजुट रखने के साथ साथ गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का भी काम करना होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिनसे लगे कि बीजेपी गहलोत सरकार पर भारी पड़ती दिखी हो। राजस्थान की कमान मिलते ही सीपी जोशी ने पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही तमाम साथी सांसदों से भी मिले। भारत 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, सभी का मार्गदर्शन लेकर, सबका समन्वय बनाकर 2023 और 2024 में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे। यानी दिल्ली जो स्ट्रैटेजिक मानी जाती है, लंबे समय से स्ट्रैटेजी करती है, उसने आपका नाम तो तय कर लिया था, लेकिन समय नवरात्रों का चुना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जैसे एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले साधारण कार्यकर्ता को
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अध्यक्ष का दायित्व मिला है, लेकिन मैं कार्यकर्ता के नाते प्रयास करूंगा कि सभी वरिष्ठों का समन्वय बनाकर, सबका मार्गदर्शन लेकर हम कैसे वहाँ 2023 और 24 में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिला सकें। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। कि अभी तक पिछले 4 साल में कोई बड़ा मुद्दा आप सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं ला पाए? जन आक्रोश यात्रा हुई, वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई, यानी कोई बड़ा मुद्दा आप बैकफुट पे अशोक गहलोत सरकार को नहीं ला पाए, जिसकी चिंता है आलाकमान को कि चुनाव अभी 50-50 है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हर गांव और पंचायत तक गए, और रीट के इशू पर हो चाहे अनेक मामलों में हो, राजस्थान की सरकार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उनके विधायक और मंत्री भी घेरते नजर आए हैं। उनके मुख्यमंत्री की सलाहकार भी हाउस फ्लोर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है। उनके विधायक कह रहे हैं कि ये सरकार वादे नहीं निभा रही है। तो हम नहीं कह रहे हैं, राजस्थान की जनता के साथ उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि भी उस सरकार को घेर रहे हैं। इसका मतलब सच है। प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर राहुल की टिप्पणी के बाद सियासी हंगामा तेज है और आज कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि लगे हाथ राहुल ने जमानत भी ले ली। साल 2019, जगह कोलार, कर्नाटक। यहीं पर राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसी मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को कुछ ही देर बाद 30 दिन के लिए जमानत दे दी गई। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि उनकी मंशा गलत नहीं थी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सेंटेंस से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो, और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। पिछले 4 साल से इसी मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। ये केस सूरत पश्चिमी के विधायक पुणेश मोदी ने किया था। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूँ। मामले में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अपमान नहीं बल्कि बदनाम करते हैं, तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सत्य ही मेरा भगवान है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी आलोचना नहीं करते, राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को भी बदनाम करते हैं। डिक्टेटर गवर्नमेंट है ये, ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखती है, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन इस मामले के बाद एक बात तो तय है कि मामले में सियासत खूब होने वाली है। 4 साल तक कानूनी लड़ाई लड़कर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिलाने वाले पूर्णेश मोदी कौन हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पूर्णेश मोदी सूरत की पश्चिम सीट से बीजेपी के विधायक हैं और वो भूपेंद्र पटेल के पहले कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इन्होंने बीकॉम के बाद एलएलबी की डिग्री ली। पूर्णेश मोदी ने बूथ से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया है। अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही, जो कि 24 मार्च यानी कि कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। यहां पर काशीवासियों को कई सौगातें देंगे। मोदी काशी में करीब 5 घंटे रुकेंगे और 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इस खास दौरे में मोदी जनसभा भी करेंगे। कैसा है मोदी का दौरा और पीएम के पिटारे में काशी के लिए क्या क्या है, ये भी आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। 24 मार्च को पीएम मोदी करीब 5 घंटे के लिए काशी में होंगे। इस मौके पर वो 18 अरब के 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे।
मोदी 189 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, जबकि 1592.49 करोड़ से 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से 18 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। फिर जनसभा और खेलो बनारस के विजेताओं का सम्मान करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर 32 मीटर ऊंचा एटीसी टावर, 29 करोड़ 23 लाख रुपए से तैयार हुआ टावर। एटीसी टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए एडवांस तकनीक से लैस ग्रामीण पेयजल स्कीम लॉन्च करेंगे। इसमें खर्च हुए 46 करोड़ 49 लाख रुपए। 19 करोड़ 49 लाख रुपए से बने पेयजल आपूर्ति ट्रांस वरुणा प्रोजेक्ट। 17 करोड़ 24 लाख रुपए से तैयार भेलुपुर पेयजल स्टेशन परिसर में सोलर प्लांट। 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बना करखियाम पैक हाउस। 5 करोड़ 89 लाख से तैयार कोनिया पंपिंग सब स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट। 4 करोड़ 94 लाख से तैयार चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट इंटरलॉकिंग। इसके साथ ही पीएम मोदी वाराणसी को कई नई सौगात देंगे। उसके लिए 9 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा। 644 करोड़ 49 लाख से तैयार होगा रोपवे। रोपवे के बनने के बाद कैंट से गोदौलिया सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। 400 करोड़ से तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 202 करोड़ 92 लाख रुपए से सिगरा स्टेडियम फेज 2 का काम। 308 करोड़ रुपए से भगवानपुर एसटीपी सेवापुरी एचपीसीएल बॉटलिंग पॉइंट। आईआईटी बीएचयू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मशीन टूल्स एंड डिजाइन की स्थापना। 3.5 करोड़ से एलईडी बैककिट यूनिपोल। 2.16 करोड़ से भरथरा पीएचसी। 99 लाख की लागत से फ्लोटिंग जेटी चेकिंग रूम। सीएम योगी भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर चुकी हैं। पीएम मोदी काशी वासियों को फिर सौगात देंगे। इसे लेकर यहां के लोगों में भी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च की सुबह 10 बजे बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से सीएम योगी के साथ हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमृतपाल जो बीते 6 दिन से फरार है, पुलिस उसकी तलाशी के लिए पूरे पंजाब में खाक छान रही है। जगह जगह छापेमारी जारी है, लेकिन अमृतपाल पुलिस से 2 कदम आगे निकलकर बार बार पुलिस को चकमा दे रहा है। इसी बीच अमृतपाल को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने आज वो घर भी ढूंढ लिया जहां अमृतपाल रुका था, यानी पंजाब में आगे आगे अमृतपाल और पीछे पीछे पुलिस है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक आम घर हो सकता था, लेकिन तब तक जब तक खुद को खालिस्तान का झंडा बरदार बताने वाला अमृतपाल सिंह इस घर में नहीं रुका था। पुलिस का दावा है कि भगौड़ा अमृतपाल पुलिस को चकमा देने के बाद इसी घर में ठहरा। एसटीएफ ने एक महिला सहित 3 लोगों को शाहबाद से अमृतपाल मामले में गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में जिस महिला बलजीत कौर का नाम सामने आ रहा है, वो शाहबाद के गांव मामू माजरा की रहने वाली है। खबरों की माने तो खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे मुहिम का प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने के बाद हरियाणा पहुंचा। पुलिस से बचते बचाते वह 19 मार्च को रात 1 बजे शाहबाद पहुंचा। यहाँ की सिद्धार्थ कॉलोनी में 3 दिन रुका। 22 मार्च रात करीब 3:30 बजे यहाँ से फरार हुआ। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस बार फिर अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस बार अमृतपाल की मूवमेंट हुई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा के एक गांव में। जैसे ही पंजाब पुलिस को पता चला कि अमृतपाल कुरुक्षेत्र के गांव में है, तो उसने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ट्रैप बिछाया। दोनों के संयुक्त ट्रैप के अंदर भी अमृतपाल फरार हो गया। अमृतपाल के फरार होने के बाद जिस गाँव घर के अंदर अमृतपाल ठहरा था, उस घर से एक दलजीत कौर नामक महिला को और 2 अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के आईजीपी सुखचैन गिल ने बताया कि हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस ने दोनों ने संयुक्त रूप से दलजीत कौर से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आगे जो बात निकल कर आएगी बाद में ही बताया जाएगा कि अमृतपाल से उनकी क्या रिश्तेदारी थी, अमृतपाल उनके घर जबरदस्ती ठहरा था या किस तरीके से ठहरा था। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक समर्थक महिला बलजीत कौर के घर पर रुका। लंबे समय से अमृतपाल के वो संपर्क में रही। वहीं इस पूरे मामले के सामने आते ही पुलिस के साथ साथ आसपास में भी हड़कंप मच गया है।
एसटीएफ हरियाणा और पंजाब पुलिस के दावों के मुताबिक एक महिला सहित 3 लोगों को शाहबाद से गिरफ्तार किया गया। हमारे पास जो कस्टडी में है गुरपेज बेजा, उसने भी इंटेरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहां पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहां से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19 की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहां रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहां पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहां पे गए थे, काफ़ी देर रात वहां रुक के नेक्स्ट डे वहां से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। पुलिस को चकमा देने के बाद अमृतपाल ने कई बार गाड़ी बदली, कई लोकेशंस पर गया। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल शाहकोट से नवा किला, सलेमा, उधोवाल, नंगल अंबिया और दारापुर होकर गुजरा है। पुलिस सूत्रों की माने तो 18 मार्च को नंगल अंबिया में अमृतपाल एक गुरुद्वारे में गया, स्नान किया, दोपहर का भोजन किया। इसके बाद एक निहंग के कपड़े लेकर शर्ट और पैंट पहना, फिर गुलाबी पगड़ी बांधी। इसके बाद उसने सिख उपदेशक के मोबाइल फोन से हरियाणा के रेवाड़ी में एक शख्स को फोन किया। उसने नकोदर और शाहकोट में 2 लोगों को बुलाया और बाइक की व्यवस्था की। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को सूचना दी है कि बलजीत कौर 32 साल की है, MBA है। उसका भाई SDM के कार्यालय में काम करता है। वह धर्म में झुकाव रखती है और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क उससे हुआ था। इसके बाद से ही ये महिला अमृतपाल को फॉलो कर रही थी और उसके संपर्क में थी। उधर पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने भी अमृतपाल के सहयोगी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। ये खन्ना के मलौद थाने के मंगेवाल गांव का रहने वाला है। अक्सर अमृतपाल के साथ रहता था। अजनाला केस में नामजद भी बताया जाता है। गोरखा बाबा अमृतपाल का गनमैन हुआ करता था। इसी बीच अमृतपाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विदेशों से काफी फंडिंग हुई अमृतपाल को, इसकी भी जांच हो रही है। विदेशों से हुई अमृतपाल की फंडिंग को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विदेशी फंडिंग का पता चला है। 158 विदेशी खातों से फंडिंग की बात कही जा रही है। 28 खातों में 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई। अमृतपाल के मामले में जब एजेंसियों को जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले तो उनका कुछ अहम बातों पर फोकस है। अमृतपाल के खातों की जांच, देश में खोले गए खातों के दस्तावेज की जांच, खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, विदेशों से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए, रकम आते ही कहां ट्रांजैक्शन हुआ, खाते किसके नाम पर खोले गए, क्या अमृतपाल खाता ऑपरेट करता था या कोई और मेंबर, वारिस पंजाब दे और AKF के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच होगी। बहरहाल भगौड़े अमृतपाल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो जाल में फंसता ही जा रहा है। जांच एजेंसियों ने अब इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है कि पंजाब में आए दिन पाकिस्तान से आए ड्रोन्स और ड्रग्स के पीछे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ही तो नहीं। 2022 में अमृतपाल के आने के बाद 256 ड्रोन गतिविधियां हुई, जिससे साफ साफ कहा जा सकता है कि अमृतसर के नजदीक ही जब अमृतपाल का घर है तो वहां पर हथियार और ड्रग्स ड्रोन से आती थी। ये भारत 24 ने जब अमृतपाल की माताजी से बात की थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारी छत पर एक ड्रोन मंडराता था। बुजुर्ग औरत है, उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रोन क्यों मंडराता है। उन्होंने मीडिया के सामने बात का खुलासा तो कर दिया कि हमारी छत पर अक्सर एक ड्रोन मंडराता था, लेकिन खुफिया एजेंसियां अब ये बता रही हैं कि वो ड्रोन ड्रग्स और हथियार लेकर आता था। उसी ड्रग्स और हथियार के बदौलत ही अमृतपाल को आगे से फंडिंग मिलती थी और अमृतपाल उनका पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अमृतपाल एक तरह की नशा बढ़ाने की और नशा सप्लाई करने की दुकान चला रहा था। बहरहाल अमृतपाल फरार है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला, अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरा, वो ज्यादातर बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, वो फोन जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पुलिस को शक है कि गैंग्स ऑफ खालिस्तान का स्लीपिंग सेल अमृतपाल की
मदद कर रहा है। वहीं इसी बीच एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिससे यह पता चलता है कि अमृतपाल के फरार होने से उसके समर्थक नाराज हैं। ऑडियो में साफ कहा जा रहा है कि अमृतपाल को इस तरह नहीं भागना चाहिए, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। भगोड़े अमृतपाल को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है जिससे साफ पता चल रहा है कि अमृतपाल के भागने से उसके समर्थक नाराज हैं। यह ऑडियो अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह के सरेंडर के पहले का है। ऑडियो मैसेज में अमृतपाल का सहयोगी हरजीत सिंह पप्पल प्रीत से आग्रह कर रहा है कि वो अमृतपाल से पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहे। पप्पल प्रीत ने ही वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की भागने में मदद की थी। पप्पल जी एक काम करो, मेरा इरादा वे मैं ते ना अज रात नूं जां सवेरे गिरफ्तारी दे देनी आ ते मैं लगा थली नूं फोन करन ते मैं IG साहब जिहड़े भार्गव जी नहीं उन्हां दी गल कर लगा ते मेरा इरादा वा भी मतलब मैं गिरफ्तारी दे दा ते मीडिया के सामने दईए, क्योंकि मैं अज ना PTC न्यूज़ ते सुन रहा सा भी मतलब जिहड़ा ना बिट्टू नहीं जनते का वो बहुत बकवास मारन दिया है जी। वो कहता है मैं गिरफ्तारी देनी, मैं भज मतलब हुण भज्जा फिरदा वा ते इहो जिहियां गल्लां लोकां दे विच भी जाणियां वा ते मेरा इरादा वा भी आपां भज्जीए ना इह गल तो, क्योंकि गिरफ्तारी अज नहीं कल नूं आपां देनी पऊगी। जे कल नूं किते उन्हां ने उदां फड़ लिया ते फिर अपनी बेइज्जती हो इस गल दे विच है। इह करके आपां योधियां वर्गों गिरफ्तारी दईए जिद्दां देण दा हक हुंदा वा ते लोकां दे भी मूँह बंद हो जाणगे। गिरफ्तारी तो सिर्फ अपना मकसद उदण ये सी, गिरफ्तारी आपां उदण भी दे सकदे सां। उदण जे अपना वहीर ते जाण दा प्रोग्राम ना हुंदा, हुण वहीर ते अपने को जाया नहीं जाना, वहीर ते आलमोस्ट कैंसल ही हो गया काम। इस करके जो अपने को वहीर ते जाया ही नहीं जाना तो गिरफ्तारी आपां दईए, सारे ने मीडिया नूं सद लईए टौर दे नाल, क्योंकि ये गल जिहड़ी है ज़्यादा दिन भज्या नहीं जाना इत्थों। कैमरे कुमरे 4 सवेने लगे आ ते इस करके मेरी तो तुहानूं ये बेनती आ भी भाई साहब तेरे नाल ही होने, पहले उन्होंने भी सुनी लैनी तेरी गल ते इस करके मेरा वीर जिहड़ा वा इहदे ते गौर करो, ठीक है। हरजीत सिंह को पप्पल प्रीत से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो अमृतपाल को यह बता दे कि वो स्थानीय इंस्पेक्टर जनरल को सरेंडर की सूचना दे दे। पंजाबी में हो रही इस बातचीत में हरजीत सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आज नहीं तो कल हमें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, तो शर्मिंदा क्यों होना, आज ही हो जाते हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी की भी बात कही। पंजाब के तरन तारण और फिरोजपुर जिलों में अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू की गई तलाशी के छठे दिन इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को 24 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल फरार है तो उसके समर्थन में रैलियां भी हो रही हैं। रायपुर में सिख समाज के लोगों ने बिना इजाजत अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकाली, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सब पर शांति भंग करने के आरोप लगे हैं। बंद करो। अब बात करते हैं कानपुर के करौली सरकार की, जो इन दिनों विवादों में छाए हुए हैं। नोएडा के डॉक्टर ने मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद बाबा पर एक एक करके कई और आरोप लगने शुरू हुए। इनके पुराने विवाद भी सामने आने लगे, जिसके बाद सब यही कह रहे हैं चर्चा में करौली बाबा विवादों से है जिनका नाता। आपके दरबार पहुंचते ही मेरे पापा और भाई कहाँ चले गए पता नहीं। अच्छा, निकल भागे। 26 और 27 को गया है। 26 को मेरा भाई गया, उसी का माइंड डिस्टर्ब था। इसके बाद पापा चले गए 27 को, वो भी कहीं गायब है। कानपुर वाले करौली बाबा रातों रात देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। ओम शिव, इसको निकाल के सेवकाओं खिला दीजिए। इसके बच्चे और सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण सब बाहर निकाल के सेवकाओं खिला दीजिए। कहाँ घुसे बैठे। संतोष सिंह भदौरिया और करौली सरकार अपने पहले चमत्कारों के लिए फेमस थे। सब खींच के लाए जाए, दोनों वापस खींच के लाए जाए, ये दोनों लोग वापस खींच के लाए जाए।
अंदर वो सब संहार कर दीजिए पूरी तरह, स्मृतियाँ विनष्ट कर ली जाए। हाँ हाँ, वो आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है। नोएडा के डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद वो अब विवादों के लिए चर्चा में है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बाबा को उनके दरबार में चैलेंज किया। उसके बाद उनकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना आत्मा निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी ठीक है, पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे। डॉक्टर ने पिटाई का आरोप लगाते हुए बाबा और उनके सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद देखते देखते बाबा सुर्खियों में बन गए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। चल आप हो गया जो दरबार 22 साल से यहाँ बना हुआ है, कभी कोई एक भी घटना नहीं है, सिंगल घटना नहीं है, एक सिंगल एनसीआर नहीं है हमारे थाने में, तो छवि धूमिल करने का प्रयास तो है क्या? डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि बाबा का चमत्कार उन पर असर नहीं किया, तो उन्हें चमत्कार दिखाने को कहा और चैलेंज किया, जिसके बाद बाबा के चेलों ने खूब पिटाई की। अभी तुम्हारी हो जाए ठीक हो जाए, इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं। इन आरोपों के बाद पुलिस आश्रम में पहुंची और करोली बाबा से पूछताछ की। करीब 30 मिनट तक इस पूछताछ में पुलिस ने 5 सवाल पूछे, जिसमें मुख्य सवाल था कि आखिर आश्रम में मारपीट क्यों हुई। जवाब में बाबा ने कहा, हमारे यहाँ बिना छुए इलाज होता है, ऐसे में मुझे मारपीट के बारे में पता नहीं है। पुलिस ने बाबा के साथ ही आश्रम के सेवादारों के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मामले से जुड़े कई पहलुओं को भी जानने की कोशिश की है। पुलिस को नहीं मिली 22 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज। कंट्रोल रूम प्रभारी ने बताया सिर्फ 15 दिन का है बैकअप। नोएडा के डॉक्टर को बुलाया जाएगा कानपुर। बाबा ने मारपीट के आरोप को झूठा बताया। बाबा बोले सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश। ये एक मौका है हमारे लिए, जो एक ये किया गया है, ये षड्यंत्र दरबार के खिलाफ किसने किया मुझे नहीं पता, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो किसी से झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो यहाँ अंदर बता रहा हूँ, केबिन में बैठा हुआ हूँ, लोग बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मौका है कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया जाए। करौली सरकार का कहना है कि यहाँ हर रोज 5000 लोग आते हैं, जिनका इलाज होता है, हवन होता है। आश्रम के पास एक एक पैसे का हिसाब रहता है। झूठे आरोप लगाकर आश्रम और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हवन के पुण्य दे दिए जाए, ओम शिव दे दिया जाए। व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेकर के आक्षेप किए जा रहे हैं और मानहानि की जा रही है हमारी, ये बिल्कुल पक्का है, ये दिख रहा है सब। मानहानि, छवि गिराने की कोशिश, दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश, सनातन धर्म को डैमेज करने की कोशिश, ये बराबर जारी है। और ये इस तरह के आधारहीन तथ्यहीन मामले जो मेरे ऊपर लगाए हैं, उसकी पुलिस जांच कर रही है और गंभीरता से जांच कर रही है। मेरे बयान दर्ज किए गए हैं, सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। आप वीडियोज़ देखे होंगे, कहीं वीडियोज़ में ना तो मैंने उसको कोई मारपीट की है, ना गाली गलौज किया है, ना कोई धक्का मुक्की की है। मेरे से थैंक यू करके चले गए। करौली सरकार आश्रम चर्चा में आने के बाद एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अपने स्तर से जांच कर रही है। एलआईयू के कई अफसर सिविल ड्रेस में भक्तों की तरह आश्रम पहुंचे। पूजा पाठ करने के साथ ही आसपास के गांव से बाबा की शोहरत के बारे में पता लगाया। एलआईयू से भी पुलिस कमिश्नर और शासन ने पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट मांगी है। उसी से पूछ लो ना, ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल,
ये तो उस मामले की बात हुई जिससे चमत्कार दिखाने वाले करौली सरकार चर्चा में आई। इसके अलावा भी कई और मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोई उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है तो कोई उन पर अपने परिवार वालों को गायब कराने का आरोप लगा रहा है। करौली बाबा ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिससे लोगों की भीड़ उनके दरबार में जुटती है। लोग चमत्कार की बात सुनकर दूर दूर से अपना और अपनों का इलाज कराने पहुंचते हैं, जिनको यही आस होती है कि उनका इलाज होगा, उनका हर दुख दर्द छूमंतर हो जाएगा, बाबा उनकी परेशानी हर लेंगे। बाबा दावा करते हैं कि वो बिना छुए और बिना दवा दिए मर्ज का इलाज करते हैं। यहाँ तक कि वे लोगों की इंस्टेंट हाइट बढ़ाने का भी दावा करते हैं। अंगों का ट्रांसप्लांट भी बिना चीरा लगाए जाने का दावा करते हैं। ये सब दावे बाकायदा सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, जिसे देखने के बाद बीमारी से परेशान लोग कानपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां लोगों से मोटी कमाई की जाती है। फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि उनको फायदा नहीं हुआ है। ऐसे कई केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के एक सिपाही नारायण भट्ट ने आरोप लगाया कि करौली बाबा ने उनसे करीब 2 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन उनको ना तो कोई फायदा हुआ, ना ही कोई चमत्कार दिखाई दिया। पूरे हवन कराइए, कल मेरा नंबर वहाँ लग पाया। क्या आप भी शिकायत की पुलिस से? नहीं, पुलिस को शिकायत नहीं की। पहले पूरा तो सुनिए, पहले एक पैसे का आराम ही नहीं मिला है। बच्चे को एडमिट कराना पड़ा, मेरे को हेल्थ में नातिन को दिखाया, वो भी नहीं मिला। जो बोल रहे पूरा हो जाएगा, मेरे को एक पैसे का आराम नहीं मिला है और मिसेज को एक पैसे का आराम नहीं मिला है। बच्चे को किसी को एक कोई नहीं मिला है। पीड़ित के मुताबिक बाबा की तरफ से लगातार रुपए की मांग की जा रही थी, जिससे उन्होंने बाबा के दरबार में आना छोड़ दिया। और फिर उन्होंने बोला कि आपको जो और आदमी मिलेंगे उसका 5100 रुपए फर्क पर आदमी को फिर लगेगा। तो मैंने कहा कितना भाई पैसा? मैंने कहा चलिए ठीक है। बोले आपका ठीक हो कैसे? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा सामने, मैंने कुछ भी ठीक नहीं है, आप बताइए क्या करना है। बोले नहीं वो तो है। मैंने कहा ऐसा नहीं। बोले आपको मिलता रहेगा आराम। मैंने कहा ये कोई बात है कि पैसे पूरे ले लिए तुमने और आप कह रहे हैं कि आराम मिलता रहेगा। नारायण भट्ट के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर करौली सरकार के बारे में देखा था। उनके चमत्कार देखकर वो अपना और अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आश्रम पहुंचे थे, जहां एक दिन के इलाज के लिए उनसे 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। एक दिन के हवन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद बाबा ने कहा कि प्रति व्यक्ति रुपए देने होंगे और पैसे देने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। अब पीड़ित ने मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचकर केस दर्ज कराने की बात कही है। इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे आप? पुलिस पे करेगा ना, बिल्कुल करूंगा। ठीक, तो इसका मानना है कि मतलब कोई फायदा नहीं, सब ढोंग मतलब फर्जी है। ये तो ठगी कर रहा ना, खुलेआम लूट कर रहा ना। तो अभी तक आप क्यों नहीं गए पुलिस के पास? अभी मैं कल ही तो हुआ, निपटा हूँ, मैं कोर्ट में करूंगा सीधा। इसका IT एक्ट की धारा 67 है, इसके अंदर जो वीडियो डाल के कर रहा है उसके अंदर आएगा। और 420, 467, 468, 471 इन धाराओं का ही मूल्य है। बाबा की मुश्किलें इतने से ही कम नहीं होने वाली हैं। एक और केस सामने आया है जिसमें करौली सरकार के आश्रम पर भी सवाल उठने लगे हैं। झारखंड से इलाज कराने आए एक और परिवार ने करौली आश्रम पर सवाल खड़े किए। छोटे बेटे का इलाज कराने के लिए पूरा परिवार करौली आश्रम पहुंचा था। 1.5 लाख रुपए में हवन कराया गया। उसके दूसरे दिन उनका बीमार बेटा लापता हो गया। आरोप है कि उसी के अगले दिन परिवार के मुखिया भी लापता हो गए। झारखंड के देवघर से 1 महीने पहले मानसिक रूप से बीमार बेटे का इलाज कराने आया बुजुर्ग पिता अपने बेटे समेत आश्रम से लापता है। आरोप है कि जब परिवार को इस बात का पता चला तो तलाश में कानपुर पहुंचे। आश्रम में शिकायत दर्ज कराने गए तो पिता की तलाश के एवज में करीब 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद भी जब दोनों नहीं मिले तो पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक दोनों लापता हैं। हमारे पास 2 कंप्लेन हैं। पहला है गुमशुदगी, पहला है एक गुमशुदगी का है जो अभी हमने आपको बताया, और दूसरा हमारे पास डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का कंप्लेन है जो कि विधरू थाने में एक मुकदमा दर्ज है 323, 504 और 325 IPC की धारा के अंतर्गत। तो चूंकि ये मुकदमा दर्ज है, इसमें विवेचना की जा रही है। वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं और कई लोग जो वीडियो फुटेजेज में दिख रहे हैं, हम उनके बयान भी ले रहे हैं। तो ये जो हमारी विवेचना की कार्यवाही है वो करके हम न्यायालय को 10-12 दिन में, 15 दिन में, जितना जल्दी हो सके हम सौंप देंगे और न्यायालय उस पर विचार करेगा सही गलत।